गुड मॉर्निंग क्लास। आज हमारा पाठ 10 कामचोर जो हिंदी साहित्य बसंत भाग 3 का पाठ 10 है कामचोर, इसको शुरू करेंगे बच्चों। ठीक है। कामचोर कहानी जो है ऐसे बच्चों के बारे में है जो कि काम नहीं करते हैं। ठीक है, आलसी हैं, दिन भर सिर्फ खाते हैं और बैठे रहते हैं। ऐसे बच्चों की कहानी इसमें बताई गई है। और एक बार जब उनको थोड़ा सा लालच उनके पिता की तरफ से दिया गया काम को लेके कि काम के बदले में जो है उनको तनख्वाह मिलेगी। ठीक है, तो फिर उन बच्चों ने जो है क्या किया, कैसे उनके काम चोरी की आदत को सुधारने के प्रयास किए गए, क्या हुआ। ठीक है, ये सब जो है ये हंसी व्यंग है, एक हंसी भी आपको आएगी इस पाठ को पढ़ के। ठीक है, तो पढ़ते हैं हम आज का ये पाठ अपना कामचोर। बड़ी देर के वाद विवाद के बाद यह तय हुआ कि सचमुच नौकरों को निकाल दिया जाए। बड़ी देर की वाद विवाद यानी आपस में बातचीत करने के बाद यह तय हुआ कि सचमुच नौकरों को निकाल दिया जाए, घर के जो नौकर हैं उनको निकाल दिया जाए। आखिर ये मोटे मोटे किस काम के हैं। ठीक है, ये इतने मोटे मोटे और किस काम के हैं। हिलकर पानी नहीं पीते, अपनी जगह से उठकर पानी तक नहीं पीते। इन्हें अपना काम खुद करने की आदत होनी चाहिए। कामचोर कहेंगे। बहुत देर आपस में बातचीत चलती रही, बहसबाजी चलती रही। उसके बाद ये तय किया गया कि जो है ये जो बच्चे इतने मोटे मोटे अपनी जगह से उठ के पानी तक नहीं पीते हैं, तो ठीक है इनको जो है कुछ काम करना सिखाया जाए और घर के सारे नौकरों को घर से हटा दिया। तुम लोग कुछ नहीं, इतने सारे हो, सारा दिन उधम मचाने के सिवाय कुछ नहीं करते। और सचमुच जब इन्हें ये कहा गया उनके अब्बा की तरफ से कि तुम लोग कुछ नहीं करते हो, इतने सारे हो लेकिन सारा दिन सिर्फ उधम मचाने के अलावा और कुछ नहीं करते हो, ना क्या क्या। और सचमुच हमें ख्याल आया कि हम आखिर काम क्यों नहीं करते। तब इन्हें सचमुच इस बात का ख्याल आया कि आखिर हम काम करते क्यों नहीं है। हिलकर पानी पीने में अपना क्या खर्च होता है, अपनी जगह से उठ के पानी पीने में क्या खर्च होता है, पी सकते हैं। आखिर हमने तुरंत हिलाकर पानी पीना शुरू किया, मतलब अपनी जगह से उठ के पानी पीना के लिए चल दिए, पानी पीना शुरू किया। हिलने में धक्के भी लग जाते हैं, और जब हम अपनी जगह से उठे तो एक दूसरे को धक्के भी लग जाते हैं। और हम किसी के दबेल तो थे नहीं, मतलब किसी से दबने वाले तो थे नहीं कि कोई धक्का दे दे। भाई कोई किसी को धक्का दे दे और दूसरा जो है चुपचाप धक्का सह ले, ऐसे तो हम थे नहीं। सही है, लीजिए पानी के मटकों के पास ही घमासान युद्ध हो गया। और क्या हुआ कि पानी के जो मटके थे वहीं पे ही जो हमारा लड़ाई शुरू हो गई, घमासान युद्ध शुरू हो गया। सुरहियाँ उधर लुढ़की, मटके इधर गए, कपड़े भीगे सो अलग। कहीं सुरहियाँ लुढ़की, कहीं मटके लुढ़के, और कपड़े जो भीगे हमारे सो अलग। यह भला काम करेंगे, अम्मा को ने निश्चय किया। जैसे ये हालात देखे तो अम्मा बोलती कि ये भला काम करेंगे, करेंगे कैसे नहीं। देखो जी, जो काम नहीं करेगा उसे रात का खाना हरगिज़ नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा काम कैसे नहीं करेंगे। ठीक है, देखो जी, अब अब्बा ने अम्मा से कहा कि देखो अगर जो काम नहीं करेगा उसे रात का खाना हरगिज़ नहीं मिलेगा, यानी उसे रात का खाना नहीं दिया जाएगा। यह लीजिए बिल्कुल शाही फरमान जारी हो गया। ठीक है, शाही फरमान जारी हो गया, मतलब जैसे राजा का आदेश जारी होता है वैसे अब्बा की तरफ से आदेश जारी हो गया कि जो काम नहीं करेगा उसे खाना नहीं दिया जाएगा। हम काम करने को तैयार हैं, काम बताया जाए। हमने दुहाई दी। ठीक है, हम तो काम करने के लिए तैयार हैं, आप हमें काम बताएंगे, आप हमें काम बता दीजिए कि काम क्या करना है। बहुत से काम हैं जो तुम कर सकते हो। अब्बा ने कहा बहुत सारे काम हैं जो तुम कर सकते हो। मिसाल के लिए यानी उदाहरण के लिए, यह दरी कितनी मैली हो रही है, आंगन में कितना कूड़ा पड़ा है, पेड़ों में पानी देना है। और भाई मुफ्त तो यह काम करवाए नहीं जाएंगे, तुम सबको इसकी तनख्वाह भी मिलेगी। जैसे ही अब्बा ने कहा कि ये सारे काम आप लोगों से मुफ्त नहीं कराए जाएंगे, इसके बाद बदले में तनख्वाह मिलेगी, तो सब काम करने के लिए तैयार हो गए। अब्बा मियाँ ने कुछ काम बताए और दूसरे कामों का हवाला भी दिया। मालिक को तनख्वाह मिलती है, अगर सब बच्चे मिलकर पानी डालें तो उनको भी तनख्वाह मिलेगी, ये अब्बा ने बताया। एक खुदा के लिए नहीं, अम्मा बोलती खुदा के लिए ऐसा मत कीजिए, इनको काम मत बताइए, घर में बाढ़ आ जाएगी। आप इन्हें पेड़ों में पानी डालने के लिए बोल रहे हैं, घर में बाढ़ आ जाए। अम्मा ने याचना की यानी प्रार्थना की अब्बा से कि खुदा के लिए आप इनको ऐसा कुछ काम मत बताइए वरना घर में बाढ़ आ जाएगी। फिर भी तनख्वाह के सपने देखते हुए हम लोग काम पर तुल गए, काम में लग गए। एक दिन फर्शी दरी पर बहुत से बच्चे जुट गए और चारों ओर से कोने पकड़कर झटकना शुरू कर दिया। 2-4 ने लकड़ियां लेकर धुआंधार पिटाई शुरू कर दी।
सारा घर धूल से अट गया यानी भर गया। खांसते खांसते सब बेदम हो गए। सारी धूल जो दरी पर थी, जो फर्श पर थी, सबके सिरों पे जम गई, कानों और आंखों में घुस गई। बुरा हाल हो गया सबका। हम लोगों को तुरंत आंगन में निकाला गया। घर से आंगन में बाहर भेजा गया। वहाँ हम लोगों ने फौरन झाड़ू देने का फैसला किया कि आंगन में झाड़ू दे दें, यानी झाड़ू मार दें। झाड़ू एक थी और तनख्वाह लेने वाले उम्मीदवार बहुत, यानी सबको झाड़ू मारना था आंगन में और सबको जो है अब्बा से तनख्वाह लेनी थी इसके लिए। इसलिए क्षण भर में झाड़ू के पुर्जे उड़ गए। जितनी सीकें जिसके हाथ पड़ी वह उनसे ही उल्टे सीधे हाथ मारने लगा। अम्मा ने सिर पीट लिया। भाई ये बुजुर्ग काम करने दे तो इंसान करे ना। अब जैसे ही जो है उनको देख के अम्मा ने सिर पीटा तो ये बच्चे कह रहे कि भाई ये बड़े घर के बड़े लोग जो है जैसे हम कुछ काम करने जाए अपना माथा पीट रहे हैं तो हम काम कैसे करें। पानी लेने जाए तो वहाँ माथा पीट रहे, हमने धूल झाड़ी तो फिर वहाँ ये परेशान हो गए। तो अब आप ही बताओ कि हम काम करें तो करें कैसे। जब जरा सी बात पर टोकने लगे तो बस हो चुका। ठीक है, अब जरा सी बात पे सब हमें टोकने में लगे। झाड़ू मार रहे हैं तो टोक रहे हैं, धूल झाड़ रहे हैं तो टोक रहे हैं, तो अब हम काम करें कैसे। असल में झाड़ू देने से पहले जरा सा पानी छिड़क लेना चाहिए। ठीक है, अब असल में जो है किसी एक ने उनमें बोले कि भाई ऐसा है कि झाड़ू देने से पहले मुझे लगता है कि थोड़ा सा पानी छिड़क देना चाहिए था। बस फिर क्या था, यह ख्याल आते ही तुरंत दरी पर पानी छिड़का गया। एक तो वैसे ही धूल से भरी पड़ी थी, पानी पड़ते ही सारी धूल कीचड़ में बदल गई दरी के ऊपर। अब सब आंगन से भी निकाल दिए गए, अब सबको आंगन से भी हटा दिया गया। तय हुआ कि पेड़ों को पानी दिया जाए। अब सारे बच्चों ने सोचा कि अब क्या करें, अब हम पेड़ों को पानी दें। बस सारे घर की बाल्टियाँ, लोटे, तसले, भगोने, पतीलियाँ लूट ली गई। जिन्हें ये चीज़ें न मिली वे डोंगे, कटोरे और गिलास लेकर ही भागे कि पेड़ों को पानी देना है, भाई सबको तनख्वाह चाहिए। अब सब लोग नल पर टूट पड़े। धीरे धीरे सब लोग कहाँ टूट पड़े, नल पे। यहाँ भी वह घमासान मची कि क्या मजाल जो एक बूंद पानी भी किसी के बर्तन में आ सके। ठूसम ठास किसी की बाल्टी पर पतीला और पतीले पर लोटा और भगोने और डोंगे। एक दूसरे को नल के नीचे झगड़ा हो रहा है बर्तनों के साथ। पहले तो धक्के चले, फिर कुहनियाँ और उसके बाद बर्तन। एक दूसरे पे बर्तन पहले धक्के मारने लगे एक दूसरे को, फिर कोहनियाँ मारने लगे और उसके बाद जब कुछ नहीं बचा तो उसके बाद जो है बर्तनों से एक दूसरे को मारने लगे। फौरन बड़े भाइयों, बहनों, मामुओं का और दमदार मौसियों, फूफियों की कुमुज भेजी गई यानी फौज भेजी गई। ठीक है, सबको भेजा गया बच्चों को छुड़ाने के लिए। फौज मैदान में हथियार फेंक कर पीठ दिखा गई। इसी धींगा मुश्ती में कुछ बच्चे कीचड़ में लथपथ हो गए, जिन्हें नहलाकर कपड़े बदलवाने के लिए नौकरों की वर्तमान संख्या काफ़ी नहीं थी। पास के बंगलों से नौकर आए और 4 आना प्रति बच्चा के हिसाब से नहलवाए गए। हम लोग कायल हो गए कि सचमुच यह सफाई का काम अपने बस की बात नहीं और न पेड़ों की देखभाल हमसे हो सकती है। कम से कम मुर्गियाँ ही बंद करें। जब ये सारे बच्चे जो है कीचड़ में लथपथ हो गए तो फिर जो है इनको नहलाना था। अब इतने सारे बच्चों को नहलाने के लिए घर के जो नौकर थे वो कम पड़ गए, तो आस पड़ोस की जितनी हवेलियाँ थी वहाँ से नौकरों को बुलाया गया इन्हें नहलाने के लिए। अब ये समझ गए कि भाई ये घर की साफ़ सफाई, झाड़ू देना, दरी झाड़ना, धूल उड़ाना ये हमारे बस के काम नहीं, साफ़ सफाई तो नहीं। हम क्या करते हैं, अब हमने क्या सोच लिया कि हम चलो मुर्गियों को ही बंद कर लें। ठीक है, हम लोग जो है बस शाम ही से जो बांस छड़ी हाथ पड़ी लेकर मुर्गियां हाँकने लगे। चल दबड़े, चल दबड़े। दबड़े यानी जहाँ मुर्गियों को रखने का स्थान है वो उसको दबड़ा बोला गया। तो शाम होती हम लग पड़े मुर्गियों के पीछे। पर साहब मुर्गियों को भी किसी ने हमारे विरुद्ध भड़का रखा था। ठीक है, हमारे विरुद्ध भड़का रखा था मतलब सुन ही नहीं रही थी। वो दबड़े में जाने के लिए बोल रहे, वो कहीं और जा रही हैं। उठ पटांग इधर उधर कूदने लगी। उठ पटांग ढंग से कभी यहाँ कूद रही हैं, कभी वहाँ कूद रही हैं। 2 मुर्गियाँ खीर के प्यालों से जिन पर आया चांदी के वर्क
लगा रही थी, दौड़ती फांदती हुई निकल गई। और 2 मुर्गियाँ ऐसी कि जो है खीर बनने के बाद खीर के जो बड़े बड़े प्याले थे उनके ऊपर जो है उसको ढका जा रहा था, किससे? चांदी के वर्क से। तो मुर्गियाँ दौड़ती वहाँ फांदती वहाँ निकल गई। तूफान गुजरने के बाद पता चला कि प्याले खाली हैं। जब वो तेज़ दौड़ती हुई मुर्गियाँ गई, प्यालों में कूदी, तो जब मुर्गियाँ निकल गई तब पता चला कि प्याले तो खाली हैं। सारी खीर दीदी के कामदानी के दुपट्टे और ताजे धुले सिर पर लगी है। वहाँ उनकी बड़ी दीदी बैठी थी जो कामदानी का दुपट्टा ओढ़ी हुई थी और नहा के बाल धो के वहाँ पे बैठी हुई। उनके सर पे निकल गया, सारे उनके दुपट्टे पे गिर गई। एक बड़ा सा मुर्गा अम्मा के खुले हुए पानदान में कूद पड़ा और अम्मा का पानदान भी वहीं पास में रखा था, जो उस पर ढक्कन नहीं रखा था। एक बड़ा मुर्गा जाके उस पर कूद गया और कत्थे चूने में थुपड़े हुए पंजे, थुपड़े हुए यानी उसमें लपटे हुए भरे हुए पंजे लेकर नानी अम्मा की सफ़ेद दूध जैसी चादर पर छापे मारते हुए निकल गया। और नानी अम्मा सफ़ेद दूध की चादर जैसी जो है दूध जैसी यानी एकदम सफ़ेद बिना दाग चादर ओढ़े बैठी थी, उस पर जो है छापे मार दिए। एक मुर्गी दाल की पतीली में छपाक मारकर भागी और सीधी जाकर मोरी में इस तेजी से फिसली कि सारी कीचड़ मौसी के मुंह पर पड़ी, जो अभी बैठी हुई थी हाथ मुंह धोकर। सारी मुर्गियां बेनकेन का ऊंट बनी चारों तरफ दौड़ रही थी। बेनकेन एक व्यक्ति थे जिसके ऊंट थे और उसके ऊंट जो इधर से उधर भागते रहते थे, उसी के ऊँटों की तरह इधर से उधर भाग रही थी। एक भी दबड़े में जाने को राजी न थी। जहाँ मुर्गियों का घर है उसे बोलते दबड़ा, एक भी दबड़े में जाने को राजी नहीं थी। इधर किसी को सूझी कि जो भेड़ें आई हुई हैं लगे हाथों उन्हें भी दाना खिला दिया जाए। ठीक है, इधर किसी को ये एक बात और सूझी कि भाई जो है जो भेड़ें हैं वहाँ बांधी हुई, इनको भी क्यों ना दाना खिलाया जाए। दिन भर की भूखी भेड़ें दाने का सूप देखकर जो सब झपटी तो भागकर जाना कठिन हो गया। लसम परसम तख्तों पर चढ़ गई। ठीक है, सारी भेड़ें जो है दाने का सूप देखते ही फटाफट से तख्तों पे चढ़ गई। पर भेड़ चाल मशहूर है, जहाँ एक जाएगी वहाँ सारी जाएंगी। भेड़ चाल मतलब एक भेड़ जहाँ जाते सारी भेड़ें उसके पीछे पीछे चल देती हैं। उनकी नज़र तो बस दाने के सूप पर जमी हुई थी। पलंगों को फलांगती, बर्तन लुढ़काती साथ साथ चल पड़ी। इधर से उधर पलंगों को लुढ़काती हुई साथ साथ चल पड़ी। तख्त पर बानी दीदी का दुपट्टा फैला हुआ था। बानी बड़ी बहन है जिसका दुपट्टा फैला हुआ था, जिस पर पोखरी, चंपा और सलमा सितारे रखकर बड़ी दीदी गुललानी बुआ को कुछ बता रही थी। भेड़ें बहुत निसंकोच सबको रौंदती, मेघनों का छिड़काव करती। मेघने यानी जो भेड़ वो करती है, मेघने जो गोबर भेड़ करती है उसको मेघने बोलते हैं, करती हुई दौड़ गई। जब तूफान गुजर चुका था तो ऐसा लगा जैसे जर्मनी की सेना टैंकों और बमबारों सहित उधर से छापा मारकर गुजर गई हो। जहाँ जहाँ से सूप गुजरा, भेड़ें शिकारी कुत्तों की तरह गंध सूंघती हुई हमला करती गई। हज्जन माँ एक पलंग पर दुपट्टे से मुंह ढाके सो रही थी। उन पर से जो भेड़ें दौड़ती तो न जाने वह सपने में किन महलों की सैर कर रही थी। दुपट्टे में उलझी हुई मारो मारो चीखने लगी। इतने में भेड़ें सूप को भूलकर तरकारी वाली की टोकरी पर टूट पड़ी। वह दलान यानी आंगन में बैठी मटर की फलियां तोल तोल कर रसोइये को दे रही थी। वह अपनी तरकारी का बचाव करने के लिए सीना तान कर उठ गई, यानी कि अपनी सब्जियों को भेड़ों से बचाने के लिए उठ खड़ी हुई, बचाने की कोशिश करने लगी। आपने कभी भेड़ों को मारा होगा तो अच्छी तरह देखा होगा। बस एक बार भेड़ को मारो तो क्या है, भेड़ पीछे होके और ज़ोर से हमला करती। देखा होगा ही, बस ऐसा लगता है जैसे कोई रुई के तकिए को कूट रहा हो। और वो भेड़ों को मारने की कोशिश करे तो भेड़ों को दर्द हो ही नहीं रहा है, ऐसा लग रहा, क्योंकि रुइयाँ इतनी ज़्यादा होती है, ऐसा लग रहा है किसी रुई के तकिए को कूट रहे हो। भेड़ को चोट नहीं लगती। बिल्कुल यही समझ कर कि आप
उससे मजाक कर रहे हैं वह भी आप पर चढ़ बैठेगी, वो भी आपको मारने लगेगी। जरा सी देर में भेड़ों ने तरकारी छिलकों समेत अपने पेट की कढ़ाई में झोंक दी। यानी सारी जरा सी देर में भेड़ों ने क्या किया कि सारी जो तरकारी थी उसको खा गए। इधर यह प्रलय मची थी, उधर दूसरे बच्चे भी लापरवाह नहीं थे। इतनी बड़ी फौज थी जिसे रात का खाना न मिलने की धमकी मिल चुकी थी। वे 4 भैंसों का दूध दुहने पर जुट गए। धुली बेधुली बाल्टी लेकर 8 हाथ 4 थनों पर पिल पड़े। भैंस एकदम जैसे चारों पैर जोड़कर उठी और बाल्टी को लात मारकर दूर जा खड़ी हुई। तय हुआ कि भैंस की अगाड़ी पिछाड़ी बांध जाए, मतलब आगे पीछे की टांगे बांध दी जाए और फिर काबू में लाकर दूध दुह लिया जाए। बस झूले की रस्सी उतारकर भैंस के पैर बांध दिए गए। पिछले 2 पैर चाचा जी की चारपाई के पायों से बांधे, अगले 2 पैरों को बांधने की कोशिश जारी थी कि भैंस चौकन्नी हो गई। छूटकर जो भागी तो पहले चाचा जी समझे कि शायद कोई सपना देख रहे हैं। फिर जब चारपाई पानी के ड्रम से टकराई और पानी छलक कर गिरा तो समझे कि आंधी तूफान में फंसे हैं। फिर उन्हें समझ में आया कि यहाँ क्या हुआ, ये आंधी तूफान में फंसे हैं, साथ में भूचाल भी आया हुआ है। फिर जल्दी ही उन्हें असली बात का पता चल गया और वह पलंग की दोनों पट्टियाँ पकड़े बच्चों को छोड़ देने वालों को बुरा भला सुनाने लगे। यहाँ बड़ा मज़ा आ रहा था। भैंस भागी जा रही थी और पीछे पीछे चारपाई और उस पर बैठे हुए थे चाचा जी। ओहो, एक भूल ही हो गई, यानी बछड़ा तो खोला ही नहीं, इसलिए तत्काल बछड़ा भी खोल दिया गया। तीर निशाने पर बैठा और बछड़े की ममता में व्याकुल होकर भैंस ने अपने खुरों को ब्रेक लगा दिए। बछड़ा तत्काल जुट गया। दुहने वाले गिलास कटोरे लेकर लपके, क्योंकि बाल्टी तो छपाक से गोबर में जा गिरी थी। बछड़ा फिर बागी हो गया। कुछ दूध जमीन पर और कपड़ों पर गिरा। 2-4 धारें गिलास कटोरों पर भी पड़ गई। बाकी बछड़ा पी गया। यह सब कुछ मिनट के 3/4 में हो गया। घर में तूफान उठ खड़ा हुआ। यह सब कुछ मिनट के 3/4 यानी 1 मिनट का टाइम भी लगा कि इतना सब कुछ हो गया वहाँ। ठीक है, आधे मिनट से भी कम टाइम में इतना ये सारी घटनाएं घट गई। घर में तूफान उठ खड़ा हुआ। ऐसा लगता था जैसे सारे घर में मुर्गियाँ, भेड़ें, टूटे हुए तसले, बाल्टियाँ, लोटे, कटोरे और बच्चे थे। बच्चे बाहर किए गए, मुर्गियाँ बाग में हकाई गई। फिर बच्चों को घर से बाहर किया गया। जब बड़े आए तो उन्होंने देखा कि जो है 1-2 मिनट के अंदर ही पूरा घर तहस नहस हो चुका था। कहीं मुर्गियाँ फैली थी, कहीं भेड़ें भाग रही थी, कहीं तसले, टूटे बर्तन, लोटे, कटोरे पड़े हुए थे इधर से उधर, कहीं बच्चे इधर से उधर भाग रहे थे। ये सब देख के सबसे पहले बच्चों को घर से बाहर किया। फिर मुर्गियाँ बाग में हकाई गई, मुर्गियों को घर से बाहर करके बाग में भेजी गई। मातम सा मनाती तरकारी वाले के आंसू पोंछे गए, क्योंकि तरकारी वाले की सारी सब्जियां भेड़ें खा गई थी। तो उस बेचारे को समझाया बुझाया गया, मनाया गया, आंसू पोंछे गए। और अम्मा आगरा जाने के लिए सामान बांधने लगी। और उनकी अम्मा जो है वो आगरा जाने के लिए सामान बांधने लगी। और क्या बोली, या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो, नहीं तो मैं चली मायके। अम्मा मायके जाने के लिए तैयार हो गई। अम्मा ने चुनौती दे दी अब्बा को कि या तो इन बच्चों से ही काम करवा लो, इनका बच्चा राज कायम कर लो, या मुझे यहाँ रख लो। और अब्बा ने सबको कतार में खड़ा करके पूरी बटालियन का कोर्ट मार्शल कर दिया। अगर किसी बच्चे ने घर की किसी चीज़ को हाथ लगाया तो बस रात का खाना बंद हो जाएगा। ठीक है, अब अम्मा ने साई फरमान फिर से सुनाया सबको कि अगर किसी बच्चे ने किसी भी काम को अगर हाथ लगाया तो बस उसका रात का खाना बंद।
बच्चे बोलते ये लीजिए। इन्हें किसी करवट शांति नहीं, यानी इन्हें किसी भी चीज़ में जो है सुकून नहीं। इन बड़ों को जब हम कुछ नहीं करते थे, पड़े रहते थे एक जगह पे, तब भी जो इनको ऐतराज़ था, तब सारे नौकरों को निकाल दिया और कहा कि जो काम नहीं करेगा उसको जो है रात का खाना नहीं मिलेगा। अब हम काम करने लगे तो अब इनको फिर ऐतराज़, अब फिर कह रहे हैं कि अब जो है अगर काम को हाथ लगाया तो आप लोगों को रात का खाना आपका बंद। हम लोगों ने भी निश्चय कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, हिलकर पानी भी नहीं पिए। हमने भी तय किया, बच्चे कहते हैं हमने भी तय किया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए हम उठकर पानी तक नहीं पिएंगे, जहाँ बैठे वहीं अपनी जगह बैठे रहेंगे। तो यहाँ पे जो है ये आपका पाठ जो है पाठ 10 कामचोर खत्म होता है बेटा, यहाँ पे समाप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये व्यंग था, एक हंसी वाला पाठ था, बच्चों कामचोर बच्चों की कहानी थी ये। ठीक है बेटा।